जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भले ही कोई भी देश हो, आखिर में चाहते तो सब अपना फायदा ही है। कितने भी व्यापार समझौते क्यों ना किया हो, वह अपनी उसी शिपमेंट को रवाना करेगा जिससे उसको फायदा मिलता हो, फिर चाहे दोस्ती ही क्यों ना दांव पर लगी हो। आप उदाहरण के लिए ईरान को ले लें। इसके भारत के साथ अच्छे संबंध तो हैं, पर यह अपने आप को लीडर साबित करने के चक्कर में भारत से संबंधित जहाज को ही निशाना बनाने में लगा है, जबकि उसको अमेरिकी जहाज की तलाश है। कहने का मतलब ये है कि ईरान ये सब अपने फायदे के लिए ही कर रहा है। आप अमेरिका को देख सकते हैं, रूस को भी देख सकते हैं। खास तौर पर जो तेल उत्पादक देश है, उनके बारे में तो पूछिए ही मत, क्योंकि घर की खेती है तो जब चाहे प्रोडक्शन बढ़ा दो और जब चाहे प्रोडक्शन घटा दो। इसमें यह अपना फायदा ही देखते हैं। वही आपने ओपेक का नाम तो सुना ही होगा। असल में इसमें मेन खिलाड़ी सऊदी अरब ही है। ओपेक में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ देश आते हैं, जो अपनी बीच बीच में मीटिंग करते नजर आते हैं। मीटिंग में जो कुछ भी होता हो, यह अपना प्रॉफिट अलग ही रखते हैं, और बाकी जो ओपेक देश आते हैं, उनको कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। लेकिन यहां भारत से पंगा लेना अब सऊदी को इस बार भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में हुआ ये है कि ओपेक में ही बगावत शुरू हो चुकी है। कई देश ओपेक को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी में अफ्रीका का एक बड़ा देश ओपेक की मेंबरशिप को 16 साल बने रहने के बाद छोड़ चुका है। ये तो आप जानते ही हैं कि ओपेक पर दुनिया किस तरह निर्भर है। वही सऊदी लीडर है, और बाकी देशों को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसमें फिलहाल तो 13 देश शामिल है। पर अफ्रीकी देश अंगोला के निकलने के बाद इसमें 12 देश ही बचे हैं, और खबर यह भी है कि अंगोला की देखा देखी में बाकी देश भी ऐसा ही कुछ करने की सोच सकते हैं, क्योंकि यहां अंगोला का कहना है कि वह अपने हिसाब से तेल नहीं बेच पा रहा था। जो तेल बेचना था वह सऊदी अरब के इशारों से ही हो रहा था, क्योंकि अंगोला ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं करता है, तो उसको ओपेक के डिसीजन यानी कि प्रोडक्शन कट से काफी परेशानियां हुई, क्योंकि उसको कोटा भी काफी कम मिला हुआ था, जिससे उसको फायदा तो दूर की बात है, परेशानियां ज्यादा उठानी पड़ गई हैं। वही सऊदी अब अपने घमंड से दूर नहीं हुआ, तो जहां अभी अंगोला निकला है, अगर बाकी देश भी ऐसे ही निकल लिए तो सऊदी अरब का दबदबा मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत ने खुद सऊदी अरब के विकल्पों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सऊदी की चाल उस पर ही हावी हो चली है। वहीं अंगोला अपने हिसाब से जैसा मन करेगा उस हिसाब से तेल और गैस का प्रोडक्शन करके उसको एक्सपोर्ट करेगा। वही ये जो कुछ भी हुआ है, उससे भारत जो चाहता था ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि अब भारत को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो काम करना था वह ओपेक के देश भारत के लिए करके देंगे, जिससे भारत को बड़ी मात्रा में तेल से भरे टैंकर मिल सकेंगे, वह भी मनचाहे दामों पर। तो बात करें अगर दूसरी खबर की, तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कैसे ईरान अब रेड सी के मुद्दों को पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द रखने का इच्छुक दिख रहा है। वह इसलिए भी क्योंकि वह मुस्लिम देशों की अटेंशन चाहता है, क्योंकि जहां कुछ समय पहले तक हमास के लिए कतर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा था, और सऊदी भी भारत के साथ आईमेक को लेकर आगे बढ़ रहा था, तो ईरान को भी कुछ ऐसा करना था जिससे अरब देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान उसके ऊपर जाए, क्योंकि वैसे भी ईरान की खुद की हालत ठीक नहीं है। वहां की आम जनता ही ईरानी सरकार से तंग आ चुकी है, और इसी चक्कर में ईरान भी हूती विद्रोहियों के दम पर एक आधा जीत अपने नाम करने का इच्छुक दिख रहा है। यही वजह है कि अमेरिका को रोकने के लिए उसने भूमध्य सागर को ही हथियार बनाने का सोच लिया है। वहीं ईरान का यह कदम भारत को भी चोट पहुंचाने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत का 15 से 20% का चावल का शिपमेंट इसी जगह से होकर गुजरता है, जिसमें से ज्यादातर अरब देशों को ही जाता है। अब इसके पीछे ईरान है या फिर हूती विद्रोही, जिसकी वजह से भारत को भी अपनी नेवी भेजनी पड़ सकती है, क्योंकि व्यापार में घाटा भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे रेड सी से एक बड़ा ट्रेड रूट ऑपरेट होता है, जहां एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों को भारत के चावल का एक्सपोर्ट सोइस के माध्यम से होता है। लेकिन अब हूती विद्रोहियों
या यूं कहें ईरान की वजह से भारत को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही चलता रहा तो भारत को भी अपनी सेना उतारनी पड़ जाएगी, और ऐसा होगा फिर ईरान के प्लान का दी एंड होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इससे पहले रेड सी की समस्या को लेकर 20 से ज्यादा देश अपने जहाज रवाना कर चुके हैं, और ईरान भी अपने घर में झांक नहीं रहा है, जहां खाने पीने की इतनी किल्लत हो चुकी है, साथ ही घूसखोरी भी बढ़ने में लगी है। और अगर ऐसा ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया तो ईरान अपने देश में ही एक बड़ी जंग हरता हुआ दिखाई देगा, और भारत का नुकसान कर ईरान ये सोच रहा है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर लेगा। तो यह उसकी भूल है, क्योंकि उसने व्यापार को निशाना बनाया है, जिससे दुनिया का गुजारा होता है, जिसको अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इन सब में अमेरिका भारत को इसमें शामिल करना चाहता है कि वह रेड सी में इन विरोधियों को पीछे धकेलने में मदद करे, और यह अमेरिका की चाहत नहीं बल्कि अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यह रिजेक्ट कर दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री एंथनी ने कह दिया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अमेरिका से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तो ऑस्ट्रेलिया, जो फाइव आइज का एक मंजा हुआ खिलाड़ी है, वह अपने दोस्तों को ही छोड़ रहा है, जबकि भारत यहां एक पलटवार करने की तैयारी में है। तो बात करें अगर अगली खबर की, तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि भारत, श्रीलंका हो, भूटान हो या मालदीव ही क्यों ना हो, भारत नेवर फर्स्ट के तहत पहले मदद करने पर यकीन करता है, न कि कमाने के सिलसिले में आगे बढ़ता है। यही बात थी कि भारत जो भी सर्विस या मदद मालदीव को देने में लगा था, उसके लिए कोई चार्ज या कोई धनराशि नहीं ली जा रही थी, बल्कि लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही थी, जिसमें वह उन्हीं पैसों का इस्तेमाल भारत से उन सामानों को खरीद के कर सकता है। वही मालदीव के पास खुद की इतनी हैसियत नहीं है कि वह अपने बल से अपने यहां और अपने देश को चला सके। यही वजह है कि भारत ने रक्षा और मालदीव की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत ने आईएनएस तार मुगली मालदीव को भेंट दिया था। पर मालदीव से इसका ईंधन भी नहीं भरा गया, तो भारत ने आईएनएस तार मुगली को 17 साल बाद इसका मेंटेनेंस करने के बाद अपने देश की सेना में फिर से लगा लिया। और अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी मालदीव में चल रहा है, वह सब कुछ चीन के इशारों पर ही चलने लगा है। और यही वजह थी कि इंडिया आउट को ढाल की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा था। लेकिन यहां मालदीव ये भूल चुका है कि जिस भारत को निकालने में लगा है, वह उसका फायदा नहीं बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसके देश को चलाने में मदद करने में लगा है। वही आप में से कई लोग मालदीव घूमकर भी आए होंगे। मालदीव एक हिंद महासागर में मौजूद छोटा सा आयरलैंड देश है, और चारों ओर से समुद्र से घिरे रहने के कारण समुद्री धाराओं और ज्वार के स्तर का अध्ययन करने के लिए मालदीव को हर साल जल सर्वे करना पड़ता है। अब मालदीव के पास ना तो कोई नेवी है और ना ही खुद के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिससे वह समुद्र का डिटेल मॉनिटरिंग कर सके। इसके लिए मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता साइन किया था, जिसे मालदीव द्वारा फिर से रिन्यू नहीं किया जाएगा। मतलब यहां मालदीव चीन की गोद में बैठने का मन बना चुका है। मतलब अगले साल से मालदीव के लिए यह रियल टाइम सी डाटा, सैटेलाइट एक्सेस और हाइड्रोग्राफिक सर्विस जैसी चीज बंद कर दी जाएगी। और आगे से मालदीव खुद भविष्य में हाइड्रोग्राफिक का 100% काम मालदीव सरकार के प्रबंधन के तहत करेगा, और इसकी जानकारी केवल मालदीव के लोगों तक ही सीमित रहेगी। और इस कदम से मालदीव यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे भारत उसकी गुप्त जानकारी का इस्तेमाल गलत कामों में करने में लगा था, वैसे मालदीव है तो छोटा ही देश, तो उसकी सोच भी छोटी ही रहने वाली है। मालदीव कुछ भी कर ले, वह भारत के लिए एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि नेपाल भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, जिसमें हाल ही में अब नेपाल भारत के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में लगा है। क्योंकि जो कुछ भारत नेपाल के लिए कर सकता है, वह चीन का पैसा भी नेपाल के लिए नहीं कर सका है, और वही हाल मालदीव का होगा। लेकिन उस वक्त का भारत हिसाब लेने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।